आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन का स्टेटस है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से हर मामले में इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इन 3 डिवीजन को छोड़कर। और वो 3 डिवीजन है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। आप क्लियरली समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून या एक्ट पास नहीं कर सकती है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस कानून पर साइन ना करे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने की क्या जरूरत थी। जिस तरह से अदर प्रिंसिपल स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया गया था, उसी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में मर्ज क्यों नहीं किया जा सका। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 में द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भारत के यूनियन टेरिटरीज बनाया गया और आर्टिकल 370 को भी पूरी तरह से हटा लिया गया। India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. Today marks 2 years since India's Jammu and Kashmir began marching to a new tune. It's a huge surprise. A significant move to take direct control of the state of Kashmir. Troops, as we understand it, out on the streets. Panic has gripped many local residents. If I were to sum up August 5th in one line, I would say that it has laid foundation for another decade of conflict. So how is the decision on Article 370 reshaping the region? Let us unpack that for you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों से कैसे अलग बनाता है। 9 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रिमूव होने से पहले जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और खुद का अलग फ्लैग था। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ या स्कीम लॉन्च करती थी तो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने से पहले वहाँ की असेंबली द्वारा पास करना जरूरी था। जम्मू कश्मीर में इंडियन फ्लैग को डिस्ग्रेस करना भी कोई ऑफेंस नहीं था। जम्मू कश्मीर में नेशनल इमरजेंसी भी लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती थी, पहली जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। और आर्टिकल 370 की सबसे खराब बात यह थी कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की जम्मू कश्मीर के लड़के से शादी करती है तो उस लड़की को जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाती थी, और अगर कोई भारत की लड़की जम्मू कश्मीर के लड़के से शादी करती है तो उस लड़की की जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप खत्म हो जाती थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के अलावा आर्टिकल 355A भी एग्जिस्ट करता था, जिसमें बताया गया था कि कौन जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंशियल है और कौन नहीं। इंडिया के अदर स्टेट्स के लोग जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टीज भी नहीं खरीद सकते थे। सो इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था। और आप समझते हैं कि आर्टिकल 370 कब, क्यों और कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उन्होंने भारत के सामने 3 तरह के प्रपोजल रखे थे, जिसमें कि जो भी भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल सकता है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान में मिल सकता है, और जो आजाद रहना चाहते हैं वो आजाद रह सकते हैं। और यही वजह थी कि उस समय के जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आजाद रहना ठीक समझा। ऑल्दो के इंडिया के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 में हरि सिंह से एक मीटिंग में कहा था कि भारत और पाकिस्तान जैसे 2 विरोधी देशों के बीच जम्मू कश्मीर का आजाद रहना पॉसिबल नहीं था। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, उस समय अगर हरि सिंह पाकिस्तान में मिलते तो इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। पर यहाँ हरि सिंह की सोच थी कि अगर वह पाकिस्तान में मिलते हैं तो एक इस्लामिक कंट्री में इंडियन रूलर का रहना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ अगर वो भारत में मिलते हैं तो भारत डेमोक्रेसी को लागू करेगा, जिससे कि उनकी राजशाही खत्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट 15 अगस्त 1947 से पहले सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत में मिल चुके थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर। और पाकिस्तान किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर आजाद रहे। इसीलिए 20 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 10,000 आतंकियों को कश्मीर पर इन्वेजन के लिए भेज दिया, जिसे आजाद कश्मीर सेना का नाम दिया गया। और ये आतंकवादी कश्मीर को आजाद करने के नाम पर इतना मैसेकर मचा रहे थे, जिन्होंने बारामूला में आतंकवाद मचाया था, जिसे मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। और इसी बीच हरि सिंह की सेना के एक बड़े हिस्से ने आजाद कश्मीर सेना को ज्वाइन कर लिया, और ये सेना अब श्रीनगर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, पर लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए डिनाइड कर दिया, जिसका रीजन था कि जम्मू कश्मीर अभी भारत का हिस्सा नहीं था, और अगर भारत की सेना जम्मू कश्मीर में जाती है तो ये एक इंटरनेशनल वॉर हो जाएगा, जो भारत की इमेज के लिए अभी सही नहीं रहेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 में वीपी मेनन और मेरचंद महाजन ने जम्मू कश्मीर में जाकर इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन पर राजा हरि सिंह के साइन लिए, और वापस दिल्ली आकर 27 अक्टूबर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के साइन लिए। इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है, और अब भारत की सेना श्रीनगर पहुंचती है और पाकिस्तान के आतंकियों को पीछे धकेलती है और जम्मू कश्मीर के इलाकों को खाली कराती है। और इसी युद्ध के बीच में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर इश्यू को यूएन में ले जाते हैं, जहाँ यूएन रेजोल्यूशन 47 के अंडर दोनों देशों में सीज फायर करा देता है, और दोनों देशों के
की सेनाएं जहां होती हैं वही रुक जाती हैं, जिसमें कि 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे आज हम POK बोलते हैं, और 2/3 कश्मीर इंडिया के हिस्से में होता है। इसके अलावा UN ने इस रेजोल्यूशन के अंदर ये भी ऐड किया था कि जब दोनों देशों की सेनाएं LOC से पीछे हट जाएंगी तब प्लेबिसाइड से ये डिसाइड होगा कि जम्मू कश्मीर किस देश का पार्ट बनेगा। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 से 3 महीने के लिए और रुक जाते तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से पीछे कर देती और पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत का पार्ट होता। यहाँ प्लेबिसाइड कराना भी आर्टिकल 370 का एक कारण था, क्योंकि अगर फ्यूचर में प्लेबिसाइड होना है तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन देना होगा। इसके अलावा कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे तो सिर्फ 3 चीजें ही भारत के कंट्रोल में दी थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, और कहा था कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान होगा। एक और इंसान था जिसकी वजह से आर्टिकल 370 को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा, और वो इंसान था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लेटर फेज में मेंबर बने थे, जिनका आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल था। यही वो कुछ रीजन थे जिनकी वजह से आर्टिकल 370 एग्जिस्टेंस में आया। और अब समझते हैं कि ग्राउंड पर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा था। जून 1949 में शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग में ये सेटलमेंट किया कि जम्मू कश्मीर से 4 रिप्रेजेंटेटिव भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट बनेंगे। वही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने भारतीय संविधान लिखा और जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जम्मू कश्मीर से 4 रिप्रेजेंटेटिव थे, शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम बागड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट को बनाने के लिए डिनाइड कर दिया था, जिसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर ने 3068 ड्राफ्ट बनाया, जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 370 बना। और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू हुआ उसी के साथ ही आर्टिकल 370 भी लागू हो गया था। इसके बाद 1951 में जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने 100 मेंबर को कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इलेक्ट किया, और 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इम्प्लीमेंट किया गया। एंड फाइनली अब समझते हैं कि आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाया गया, और अगर इसे हटाना ही था तो इसे पहले क्यों नहीं हटाया गया। सो अंडरस्टैंड, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 है, जिसे टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस का नाम दिया गया है। आर्टिकल 370 में क्लॉजेस को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि किसी भी एक्ट को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने से पहले जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साइन होना जरूरी है। पर आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में ही ये बताया गया था कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से कैसे हटाया जा सकता है, जिसमें मेंशन है कि अगर जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खुद भारत के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1957 में ही डिसॉल्व हो चुकी थी, और यहीं पर ये इश्यू सबसे ज्यादा स्टक हो रहा था। और दूसरा रास्ता था कि आर्टिकल 370 की क्लॉज 1 के सब क्लॉज B में इंडियन पार्लियामेंट को सिर्फ 3 इश्यू में पावर दी गई थी। यहाँ एक अमेंडमेंट लाया जा सकता था जिसमें इंडियन पार्लियामेंट को अदर स्टेट्स पर जो पावर है वही सेम पावर जम्मू कश्मीर पर भी हो। इसके अलावा आर्टिकल 370 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज C में इम्प्लीसाइड, जिसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के सिर्फ 2 आर्टिकल इम्प्लीमेंट होंगे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। अगर यहाँ एक अमेंडमेंट लाया जा सके जिसमें इम्प्लीसाइड होके जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के सभी क्लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, फिर आर्टिकल 370 के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ अमेंडमेंट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साइन या परमिशन की जरूरत नहीं थी। जम्मू कश्मीर की असेंबली के कंसेंट पर ही ऐसा पॉसिबल था, पर जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करना क्यों चाहेगी। तो समझते हैं कि वो कौन सा तरीका था जिससे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जहां PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और BJP में से किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है और जम्मू कश्मीर में हंग सिचुएशन बन जाती है। हंग का मतलब जब किसी इलेक्शन में 3 पार्टियों में से किसी को भी मेजोरिटी ना मिले। पर सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि जहाँ PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में से कोई भी पार्टी अगर BJP से अलायंस कर लेती है तो वहाँ सरकार बन सकती है। PDP कुछ टाइम के लिए BJP के कोऑपरेशन से सरकार बना लेती है, पर थोड़े टाइम बाद ये सरकार भी डिसॉल्व हो जाती है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के अंडर यहाँ 6 महीने की इमरजेंसी लग जाती है, और ये 6 महीने गुजरने के बाद कोई भी सरकार नहीं बनती है, और ये इमरजेंसी 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। फिर यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्लॉज 356 इम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली की पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास आ जाती है। देन इसके बाद 5 अगस्त 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में अमित शाह ने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, जिसमें सबसे पहले 1954 में बनाए गए 350A को खत्म किया और 370 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज D में इम्प्लीमेंट किया कि अब इस सब क्लॉज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के सभी पार्ट इम्प्लीमेंट होंगे और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, क्योंकि आर्टिकल 370 के
क्लॉज 3 में इम्प्लिसाइड है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रेसिडेंट को आर्टिकल 370 हटाने के लिए रिकमेंड करेगी। अब ऐसा करने से इंडियन पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दोनों की पावर मिल जाती है, जिसके बाद इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के सामने रेजोल्यूशन रखती है जिसमें कि जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाने और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का ऑर्डर होता है और ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरह से हटा लिया जाता है। सो फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।